नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। चाहे टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें, चाहे टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को देख लें। भारत की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसएससी की सभी परीक्षाएं, मेडिकल की सभी परीक्षाएं, इंजीनियरिंग इंट्रेंस तक की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी भी टेस्ट सीरीज जो है हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। तो एक बार जाकर के आप देख सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुराने प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेंगे। ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली जो सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2021 की परीक्षाओं की लगातार तैयारियां हो रही हैं। केंद्रों को लेकर के केंद्र किस तरीके की होंगे, क्या सूचिता होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार मीटिंग हो रही है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा मामला निकल करके आया तदर्थ शिक्षकों का, जिसके बारे में मेरे चैनल के द्वारा आपसे लगातार बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि वास्तव में तदर्थ शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन मिल रहा है, कुछ तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन वास्तविक संख्या विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने तो कई बार आप लोगों से बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 12 से लेकर के 15,000 तक है। 15,000 तक जो सीटें हैं वो आपको मिल भी सकती हैं अगर आप लोग अपनी तैयारी करें और तदर्थ शिक्षक अगर बाहर हो जाएं। तो इसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं वो बिल्कुल तथ्यों सहित होती हैं और वो बिल्कुल सही होती हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि 15,000 और यहाँ पर देखिए लिखा है कि 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं पर है संकट। ये नीचे लिखा है कि प्रदेश के 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं पर संकट आ गया। ये आज ही के समाचार पत्र है, जिसमें कानपुर नगर के भी 28 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को जुलाई से वेतन लेने में बाधा आ सकती है। वर्ष 2000 के बाद विद्यालय स्तर पर नियुक्त ऐसे शिक्षक जो नियमित नहीं हो सके थे, उन्हें अदालत ने वेतन देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इनकी नियुक्ति के लिए जो विकल्प सुझाया था उसकी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री हरीशचंद्र दीक्षित ने कहा कि शिक्षक फिर से कोर्ट चले गए। यदि इन्हें राहत नहीं मिलती है तो इनका वेतन रुकना तय। 31 जुलाई के वेतन इनको नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था चयन बोर्ड को कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी संख्या हजारों में है, उनको जो है उनका समायोजन निरस्त किया जाए और इनके लिए एक नई भर्ती निकाली जाए। उसमें इनको कुछ भारांक इत्यादि दिया जा सकता है और नई भर्ती को जब ये पास करेंगे तभी ये नियमित अध्यापक बन सकेंगे नीचे। और वो 31 जुलाई की जो डेट है वो निकल चुकी है, इसीलिए इनका वेतन रुक गया है। आपके काम की खबर यहाँ पर ये है कि इनकी जो संख्या वो पता चल गई है कि 16,000 तदर्थ शिक्षक हैं और जिन्होंने आपकी भर्ती में आवेदन किया है। तदर्थ शिक्षकों की संख्या फिर मैं कह रहा हूँ कि इनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन पहले से ही नहीं मिलता था। तो जब पहले से ही नहीं मिलता था सरकार के राजकोष से और वो मैनेजमेंट के द्वारा या अन्य माध्यमों से द्वारा अपनी कमाई करते थे, या तो इस उम्मीद में पढ़ा रहे थे कि आगे चल करके उनकी नियुक्ति हो जाएगी, कोई नियम आएगा, कोई कानून आएगा, मैनेजमेंट उनको परमानेंट कर देगा। इस तरीके से भी बहुत तदर्थ शिक्षक हैं और उनके जो पदों का जो अध्याचन है, उनके पदों का अध्याचन भी रोक लिया गया है। तदर्थ शिक्षक फिलहाल फिर से कोर्ट चले गए हैं और किसी न किसी तरीके से अपने लिए अन्य सुविधा लेना चाहते हैं। या तो ये चाहते हैं कि जो इनके जो पद हैं वो इस भर्ती में जोड़े ना जाएं, या जो तदर्थ शिक्षक फेल होते हैं उनको राहत दी जाए। और चर्चा तो ये भी हो रही है कि तदर्थ शिक्षकों के दबाव में ही चयन बोर्ड जो है वो जिलों पर सेंटर बना रहा है, ताकि जो तदर्थ शिक्षक है वहाँ पर नकल कर सकें और अपने पद का दुरुपयोग कर सकें और अपने लाभ के द्वारा जो वो इस भर्ती को पास कर सकें। इसी का विरोध किया है युवा मंच ने और कल यहाँ पर युवा मंच के द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा आदि जिलों में तदर्थ शिक्षकों की भर्ती नियमों को ताक पर रखकर के प्रबंधकों द्वारा व जिला विद्यालय निरीक्षकों ने रखा हो, उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाए।
परीक्षा का पेपर बड़े पैमाने पर हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आ रहा हूं कि सेंटर अंतर जनपदीय बनाया जाए, यानी कि दूसरे जिलों पर भेजा जाए, खासतौर से इन जिलों के विद्यार्थियों को। लिखा है 11 बजे। आपको पता नहीं है, अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच। अधिक जानकारी के लिए आप लोग यूट्यूब जो चैनल है युवा मंच का, उससे जुड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंडल या कमंडल, और आज 2 बजे युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, वो आपसे चर्चा करेंगे। वहीं पर अगस्त में होने वाली टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं समाचार पत्रों में, जो मैंने सुबह के वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और सूचना सुबह के वीडियो में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लिखा चयन बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार बोर्ड ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में पत्र भेज करके रिपोर्ट मांगी है। नीचे लिखा हुआ कि नकल से बचने के लिए सख्त की जाएगी। इस बार चूंकि बार बार पेपर आउट होना, बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है भर्तियों में, सभी भर्तियों में, केवल चयन बोर्ड में नहीं, और इस बार जो है वो सावधानी बढ़ती जा रही है। लिखा है कि यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में नकल में लगाम लगाने के लिए बोर्ड सख्त तैयारियां कर रहा है। इसके लिए परीक्षा में निरीक्षकों की नियुक्ति एग्जाम के दिन ही की जाएगी। प्रश्न पत्र में राज्य से बाहर गोपनीय रूप से प्रिंट कराए जाएंगे। जो पेपर होगा वो राज्य से बाहर ही छपेगा। और भी बहुत सारे जो एहतियात है वो बरतने वाला है चयन बोर्ड। बस जो है परीक्षा केंद्र जो जिलों से हटा करके वो अगर शुचिता को बनाए रखना चाहता है तो वो मंडल स्तर पर करवाए। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, चूंकि लगातार विद्यार्थी इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर यूपी SSSC का संभावित स्कोर कितना होगा, कितने विद्यार्थी पास होंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ऐसा कुछ निश्चित तो कहा नहीं है यूपी SSSC ने। ना तो भर्तियों के बारे में कहा कि मुख्य परीक्षा में कितनी भर्तियों का विज्ञापन आएगा, और ना ही कभी ये कहा कि इतना कट ऑफ रहेगा पीईटी का, और ना ही कभी ये कहा है कि इतने गुना विद्यार्थियों को पास कराया जाएगा एग्जैक्ट कि 5 गुना कि 10 गुना। मैं आपको बताता हूं वास्तविकता, जो चर्चाएं, जिन बातों की चर्चा ये है कि यूपी SSSC जो जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी SSSC से जो भर्तियां आएंगी वो लगभग 20 से 25 हजार के बीच में आएंगी। 25 से 30 हजार पद नहीं आएंगे और 25,000 से ज़्यादा पद भी नहीं आएंगे। 25,000 से कम ही पद हैं, और कुछ जो अधियाचन है उनको वापस भेज दिया गया है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है, कुछ और भी कारण है। लेकिन जिन पदों का अधियाचन नहीं आया है तो ECPET के स्कोर कार्ड से उनमें भी भर्ती होगी, और 10 से लेकर के 15,000 पदों के लिए जो है वो अगली भर्ती जो है कम से कम 4 या 5 महीने बाद आएगी। यानी कि वो जो भर्ती है अक्टूबर में आपकी पहली भर्ती आएगी, और लगभग मार्च या अप्रैल में आपकी दूसरी भर्ती 10 से 15,000 पदों के लिए होगी। लेकिन वो पीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो यही स्कोर कार्ड काम करेगा। ये जो पहली भर्ती होने जा रही है यूपी SSSC की, इसमें लेखपाल के पद, जूनियर असिस्टेंट के पद और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद, ये 3-4 विभाग के जो पद हैं केवल उन पर भर्ती होने जा रही है। और इनकी जो पदों की संख्या मैंने आपसे बताया कि 20 से 25 हजार। और जानकारी ये मिली है कि मुख्य परीक्षा में लगभग विद्यार्थियों को 13 से 14 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। जिस तरीके से PCS की जो मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है, लगभग 13 गुना विद्यार्थियों को पास कराया जाता है। तो इसमें यह है कि लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। 3 लाख विद्यार्थी काफी होते हैं। संख्या इसलिए जरूरी था कि संख्या से अनुमान चलता है कट ऑफ का, हर चीज की, क्योंकि किसी भी चीज की जो कट ऑफ होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये होती है पदों की संख्या कितनी है, दूसरी बात ये होती है कि उसमें कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो अगर हम लोग देखें जो पिछले जो कट ऑफ गए थे, तो जो टीचिंग की जो भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी पास हुए थे और काफ़ी योग्य अभ्यर्थी थे। चूंकि इसमें तो हाई स्कूल की योग्यता रखी गई है, भले ही बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बैठे हों, PhD पास हों या डॉक्टर हों या इंजीनियर हों, बहुत विद्यार्थी पीईटी में सभी बैठ रहे हैं। चूंकि इसमें कुछ पोस्टें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि लोअर ओवर की भर्ती भी इसमें आने वाली है, और भी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है 4200 ग्रेड पे की। लेकिन यही योग्य अभ्यर्थी जो है सुपर टीईटी की भर्ती में भी शामिल हुए थे, लगभग 4.5 लाख। तो 60 और 65 के जो कट ऑफ में लगभग 1,41,000 1,46,000 विद्यार्थी पास हुआ था, यानी कि 1.5 लाख विद्यार्थी पास हुए थे। अभी जो रिजल्ट आया है यूपी SSSC के पैटर्न की बात करें, थोड़ा बहुत पैटर्न में अंतर है। अगर यूपी SSSC का जो एग्जाम हुआ था लोअर का, तो उसकी जो कट ऑफ है, हालांकि उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी लागू होगा। तो 103 से लेकर के लगभग 92
तक जो है वो कट ऑफ गई थी। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट में जिन विद्यार्थियों ने 85 से 90 के बीच में किया था, वो विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा में पास हुए, जिसमें लगभग 11,500 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो फाइनल रिजल्ट को छोड़िए, अगर हम केवल लिखित परीक्षा की बात करें या किसी भर्ती की प्री की बात करें, चूंकि ये प्रारंभिक परीक्षा, फाइनल परीक्षा तो ये है नहीं है, तो जैसे लोअर की प्री परीक्षा हो गई और इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट की जो लिखित परीक्षा हो गई, और भी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी में जो कट ऑफ रहा है वो लगभग 65 से 70% कट ऑफ, और आजकल जो परिणाम आ रहे हैं उनमें तो कट ऑफ और कम हो रहा है। इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चूंकि 2.5 से 3 लाख विद्यार्थियों को बुलाया जाना है, इसलिए जो ये आपका जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि 60 से लेकर के 65% के बीच में जो विद्यार्थी कर लेंगे, वो उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए जरूर बुलाया जाएगा। 60 से 65% सुरक्षित स्कोर हो सकता है। उसके पीछे एक कारण और है। सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब भी कोई परीक्षा का जो पैटर्न है पहली बार विद्यार्थियों को मिलता है तो वो कठिन लगता है। यही यूपी ट्रिपल एससी से जब शुरू में परीक्षाएं हुई थी, पहली वाली जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी और जितनी भी परीक्षाएं हुई थी बिल्कुल शुरू में 2-3 परीक्षाएं, तो उनकी जो कट ऑफ है वो कम जाती थी, चूंकि विद्यार्थियों को पैटर्न नहीं मालूम था। जो पीसीएस के जो विद्यार्थी थे, जो यूपी ट्रिपल एससी गए थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी मैथ, और जो एसएससी के जो विद्यार्थी थे उनको जीएस और हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, जो बैंक के विद्यार्थी थे। तो धीरे धीरे उन्होंने 1 या 2 साल में अनुकूल कर लिया और उन्होंने तैयारी कर लिया, और बाद में कट ऑफ पिछले 3-4 साल से ज़्यादा जाने लगा। तो जो पहली परीक्षा होती है, किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है, तो विद्यार्थियों को समझ में कम आता है पैटर्न। इसलिए ये जो पहला वाला पीईटी है, ये सभी विद्यार्थियों को थोड़ा सा टफ लगेगा, चूँकि इसमें इंग्लिश है और यानी पूरा जो सिलेबस है वो तुरंत चेंज किया गया है। जिस तरीके से पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हुआ करती थी कि आपने हिंदी साहित्य पढ़ लिया, हिंदी ग्रामर पढ़ लिया, थोड़ा सा मैथ पढ़ ली, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो गया, बढ़िया से नंबर आ गए, तो उसमें ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा, चूँकि ग्राफ वगैरह भी हैं। तो मैथ पहली बार की वजह से भी कट ऑफ कम जा सकता है, इसलिए आप पॉजिटिव सोच रखें, आपका होना तय है। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो इस बार होना तय है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने अच्छा, एक सूचना मैं आपको और बता दूं, शायद ये छूट गई है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के लिए भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, और जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शुचिता बनाए रखना चाहता है, उसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी चुनाव के समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि पेपर आउट हो जाए, धांधली हो जाए और सरकार उसी में चली जाए। तो ये देखिए लिखा है, यूपी ट्रिपल एससी घनी आबादी में नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र, अलग अलग एजेंसी को दिया जाएगा काम। ये देखिए, परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था का जायजा लेने को 10 प्रधानाचार्य बनेंगे पर्यवेक्षक। कमिश्नर आर रमेश कुमार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 20 अगस्त को होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा केंद्रों के चयन में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, और उन्होंने कहा कि तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा केंद्रों के चयन में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी के बीच स्थित कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना पाल ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर रचना पाल ने पारदर्शिता के साथ अर्हता परीक्षा आयोजित कराने और परीक्षा केंद्रों के चयन के बारे में दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए। घनी आबादी के कॉलेज या जिन केंद्रों पर पहले से कोई आरोप लग चुका है, जो बदनाम परीक्षा केंद्र हैं, उन्हें किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर और फर्नीचर की सुविधा हो। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, तो कोशिश है यूपी ट्रिपल एससी की कि कोई भी धांधली ना होने पाए, और इसके लिए इसके पहले भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। लिखा है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसियां भी होंगी। जब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी से पूरी भर्ती कार्रवाई संपन्न कराता था, तो केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था से कई तरह की खामियां सामने आने लगी थी। लिखा है कि अब आयोग के अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी रखने का फैसला भी किया है। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य हिस्से में बांट करके एजेंसी के चयन की कार्रवाई, तो एजेंसी का तो चयन हो चुका है, तो अलग अलग एजेंसी, यानी कि जो परीक्षा करवाएगी वो अलग एजेंसी होगी, जो मूल्यांकन करेगी वो अलग एजेंसी होगी, और जो प्रश्न पत्र इत्यादि बनाएगी वो अलग एजेंसी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।